ये थी अब तक की अहम सुर्खियां और अब सीधे हम अखबारों के फ्रंट पेज पर नजर डाल लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी ऐसी बड़ी खबरें जिनको जगह दी गई है। तो मौत की पटरी पर दौड़ गई है ट्रेन और ड्राइवर ने झांसी में खतरे के संकेत दिए थे, लेकिन उसके बाद भी अफसर बोले कि आप पहले कानपुर पहुंच जा। दूसरों के अकाउंट में बेहिसाब पुराने नोट जमा किए तो 7 साल की जेल हो जाएगी। और इसके साथ ही पटरी से उतरी इंदौर पटना एक्सप्रेस 120 की मौत, इसे फ्रंट पेज पर जगह दी गई है। एक दुखद घटना और भीषण ट्रेन हादसा, 129 की मौत यहां पर हो गई है, इसे भी अपने फ्रंट पेज पर अखबारों ने जगह दी है, क्योंकि एक भीषण और दुखद ये घटना जो कि हर किसी के जहन में अभी उमड़ा हुआ है। और आपको बता दें कि जनपद जनधन खातों में ना डाले जाएं अमीरों का काला धन, ये एक चेतावनी यहां पर दी गई है। तो अखबारों के फ्रंट पेज पर इन सब सारी खबरों को तवज्जो दिया गया है, इसे रखा गया है। लेकिन अब कुछ और अहम खबरों पर हम नजर आ लेते हैं और खास तौर से बात कानपुर की ही करेंगे, जहां पर लगभग 60 किलोमीटर दूर पुखराया में इंदौर से पटना जा रही दुर्घटनाग्रस्त हुई इंदौर पटना एक्सप्रेस में अब तक मृतकों की संख्या 133 हो गई है। कानपुर के एसपी ने यह जानकारी दी है, जबकि करीब 60 गंभीर रूप से घायल इसमें बताए जा रहे हैं और 150 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। आशंका के चलते ट्रेन के उतरने की आशंका जो है यहां पर बताई जा रही है कि हादसे के बाद कुछ कोच पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए हैं। घटनास्थल पर मौजूद सेना और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री राहत कोष, रेलवे, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकारों ने मृतकों और घायलों के लिए मुआवजे की घोषणा भी कर दी है। सभी ओर से मिलाकर के मृतकों को 11.5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। और हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो इतना भीषण रेल हादसा नहीं हुआ था। मामले की जांच प्रक्रिया आज से शुरू होगी। हालांकि दुखद बात यह है कि गंभीर रूप से घायलों की तादाद अभी भी इतनी ज्यादा है और आशंका जताई जा रही है कि मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। अभी एग्जैक्ट संख्या निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहाँ जितनी भी डेड बॉडीज निकाली जा रही थी वो तत्काल यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजी जा रही थी। अभी जैसे सुबह हुआ है, अभी हम लोग भी संख्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ एग्जैक्ट क्या हुआ है। लेकिन जैसा आप देख रहे होंगे, अगर आप कैमरामैन को बोलेंगे, ये जो S3 बोगी है और उसके जो नीचे S2 बोगी दबी हुई है, इसमें 4 डेड बॉडीज तो साफ दिखाई दे रहे हैं। और हम लोग कल रात से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बोगी है वो हट जाए। इस बोगी को हट जाने के बाद अब कितनी डेड बॉडीज अंदर मिलेंगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन किसी के भी जिंदा होने की संभावना बिल्कुल ही नगण्य हो गई है। रात में हम लोगों ने कम से कम 5 बॉडीज निकाली है और बहुत ज्यादा वो म्यूटिलेटेड हो गई थी, किसी का धड़ गायब था और इस तरह की चीजें काफी हमें देखने को यहाँ पर मिली। रात भर ऑपरेशन हमारा चलता रहा है और जब तक ये सारी चीजें न हट नहीं जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर डटे रहेंगे और सारी चीजों को निकाल के ही हम लोग फिर इस ऑपरेशन को क्लोज करेंगे। अभी आपने सुना एनडीआरएफ की टीम की तरफ से कहा गया कि ये जो 2 बोगियां हैं, खासतौर से S3, उसमें अभी भी डेड बॉडीज जो है वो है और उसे निकाल पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो रहा है। इसके साथ ही कहा कि किसी के जिंदा होने की अगर बात को समझा जाए तो वो बिल्कुल भी नगण्य है यहाँ पर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रभात हमसे जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या अभी वहां पर स्थिति नजर आ रही है? अभी भी 2 कोच ऐसे हैं जिसमें डेड बॉडीज होने की बात कही जा रही है, निकालने के लिए किस तरह से उपाय जो है वो अपनाए जा रहे हैं? देखिए, जैसा मैं आपको बता दूं कि जो 2 बोगियां हैं, यस1 जो कोच है वो निकाल लिया गया था, पूरी तरह काट के अलग कर दिया गया था। जो यस2 और यस3 है वो अभी भी एक दूसरे के ऊपर नीचे चढ़े हुए हैं, जिससे लगातार बॉडीज है वो निकल रही है। लिहाजा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अभी जारी है, क्योंकि रात का अंधेरा हो गया था, जिसके चलते रेस्क्यू में कहीं ना कहीं देरी जरूर आई थी। जो काम था उसकी तेजी में थोड़ी कमी आई थी। फिलहाल सुबह से फिर से काम एक तरह से युद्ध स्तर पर चालू हो गया। तकरीबन अभी भी 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद ही जो रेस्क्यू है, जो राहत बचाव कार्य है, वो पूरी तरह से समाप्त होगा और उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और अगर मौतों की बात की जाए तो 130 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और ये सिलसिला अभी लगातार बढ़ ही रहा है। जी,
शुक्रिया प्रभात जानकारी देने के लिए हमें। और आपको बता दें कि पटरी पर कल मौत दौड़ी थी तकरीबन 3:10 पर। ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 133 लोगों की जान चली गई। लेकिन इसके साथ ही अब ये भी बात सामने आ रही है कि मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है, क्योंकि जो 2 बोगियां हैं उसमें अभी भी लाशें हैं जिन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम ने भी सीधे तौर पर कह दिया है कि किसी के जिंदा होने की का जो संकेत है या फिर कहें जिंदा होने की बात, वो अब नगण्य से हो गई है। यानी कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि अब वहां पर कोई और जिंदा होगा। रविवार तड़के करीब 3:30 बजे जब लोग गहरी नींद में थे तो एक भयानक आवाज गूंजी। इंदौर से पटना जा रही ट्रेन के 14 कोच पटरी से उतर आए। कई बोगियां पिचक गई हैं, कोच दूसरे कोच पर चढ़ गए हैं और हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। 200 से ज्यादा जख्मी इसमें बताए जा रहे हैं। और पूरे मामले पर ट्रेन के ड्राइवर जलत शर्मा ने एक रिपोर्ट दी है कि इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि झांसी के बाद ही उन्हें खतरे के बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में उन्होंने अफसरों को भी बताया था। लेकिन अफसरों ने मामले को गंभीरता से लेने की जगह ट्रेन को कानपुर तक ले जाने के लिए कहा। रात तकरीबन 1 बजे ट्रेन ड्राइवर जलत शर्मा ने अफसरों को खतरे के बारे में संकेत दिए थे। झांसी से चलने के बाद 2 स्टेशन पार होते ही उन्हें इंजन मीटर पर अधिक लोड दिखा है। उन्होंने तत्काल सहयोगी डीपी यादव को भी बताया। इसके बाद झांसी मंडल के अफसरों को सूचना दी गई, लेकिन वहां से कहा गया कि ट्रेन को जैसे तैसे आप कानपुर तक पहुंचा दो, फिर देखेंगे। झांसी डिवीजन के इस ड्राइवर ने सेंट्रल स्टेशन पर चालक लॉबी में सौंपी रिपोर्ट में बताया है कि तड़के 3:03 पर जो OHE केबल ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल में तेज धमाके के बाद उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाए हैं। जिस समय ट्रेन हादसे का शिकार हुई है उसकी स्पीड तकरीबन 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी। OHE में धमाके से लाइन ट्रिप नहीं होती तो पूरी ट्रेन में आग लग जाती थी। और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद आशंका जताई जाने लगी है कि हो सकता है कि ये दुर्घटना इसी चूक और अफसरों के ढीले रवैये की वजह से हुई हो। और हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए संदीप ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हीं से हम समझते हैं कि आखिरकार संदीप ठाकुर जी, ये जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही को किस तरह से लिया जाए, क्योंकि हाँ, ये कोई पहला मामला नहीं है संदीप जी, यहाँ पर इस तरह के मामले कई बार सामने आ चुके हैं। तो क्या ये रवैया सही है, क्योंकि इसमें इतने लोगों की जान चली गई? नहीं, एक तो पहले जो लोग मारे गए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और हादसा ऐसे हादसों के लिए मैं जिम्मेदार यहाँ के सिस्टम, रेलवे की जो पुरानी रेलवे की कोई तैयारी नहीं है उसको, और सबसे बड़ी बात जो मेरी नज़र में लग रही है कि जो एक देश में ठेकेदारी प्रथा चल रही है उसको मानता हूँ। क्योंकि ये हादसा जो हुआ है, अब देखिए जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मान लीजिए कि कल होके किसी ड्राइवर कह रहा है कि मैंने बता दिया था और अधिकारी ने कहा नहीं आप कानपुर तक किसी तरह ट्रेन पहुंचा दो, तो ये तमाम चीजें जो लापरवाही सामने आ रही है ह्यूमन की, अधिकारियों की, ड्राइवर की, जो जिसकी भी हो, तो जांच के बाद सामने आएगा। तो अगर मान लीजिए आप उसको दोषी पाते भी हैं तो उसका क्या करेंगे आप? ज्यादा से ज्यादा उसको सस्पेंड कर देंगे या उसको नौकरी से हटा देंगे, बर्खास्त कर देंगे। लेकिन जो निर्दोष लोग जो अपने घरों को जा रहे थे या कहीं अपने गंतव्य पे जा रहे थे, उन जो चले गए इस दुनिया से, जिनका परिवार बिखर गया, तमाम चीजें उनकी जो है वो बिखर गई, तो उसका मुआवजा आप क्या कैसे देंगे? पैसे से तो दे नहीं सकते। आपने घोषणा कर दी कि चलिए भाई हम मुआवजा दे देंगे, लेकिन मुआवजा मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी मौत जिंदगी को मुआवजा से जो है उसे पूरा किया एक मरहम नहीं हो सकता है। यहाँ पर हम कह जरूर सकते हैं कि ठीक है सरकार ने मुआवजा दे दिया अपनी जिम्मेदारी से, अब वो पूरी तरह से अलग हो गए हैं कि जिम्मेदारी उन्होंने अपनी निभा दी है। लेकिन लापरवाही जो है हर बार सामने आती है, लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती, जिसको एक सख्त कार्रवाई की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। संदीप जी, हम आपके पास वापस से आएंगे। कानपुर में भीषण रेल हादसे के बाद आज भी वहां के लोग जो है परेशान हैं, अपनों को तलाश रहे हैं। कुछ लोग जिनके अपने सुरक्षित हैं वे भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लेकिन जिनके अपनों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है वे मदद की गुहार लगा रहे हैं। लगभग 3:15 बजे आसपास बहुत तेज आवाज आई, खर 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 कर जैसे गिट्टी उतर रही हो। इसके बाद जब हम लोगों ने झांक के देखा तो कुछ दिखा नहीं।
इसके बाद थोड़ी देर पता चला ट्रेन पलट गई। तो मैं ट्रेन पलट गई, ट्रेन कैसे पलट जाएगी, ट्रक पलटना ट्रेन नहीं पलटती है। तो जब हम लोग देखने आए तो डब्बे के ऊपर डब्बे चले गए। मुझे 4 बजे मेरे फ्रेंड का फोन आया, बोला भाई इधर ट्रेन एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो गया है, आप लोग आ जाइए। बस हम लोग तुरंत उठे, काफी लड़कों को फोन मिलाया, यहाँ पर आए। ट्रेन में काफी लोग फंसे हुए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। फिर जब आए तो यहाँ पर बड़ा मंजर खराब था, बहुत अंधेला टाइप का था, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो सब चीख पुकार की आवाज हो रही थी, तो सब लोग गांव वाले दौड़ के आए, सब लोग आए, फिर निकाला गया, सब लोग हेल्प की हम लोगों ने। के लगभग हुआ है। उसके बाद हम लोग को जैसे रात हम लोग सुबह का टाइम था, सब लोग सो रहे थे, तो जैसे आवाज आई सब लोग दौड़ते हुए आए, चीख पुकार मच गई। आसपास के अब काफी सुनसान सुबह शांत का माहौल था, तो काफी तेजी से आवाज भी आ रही थी रोड तक। तो हम लोग दौड़ते हुए आए, तो यहाँ पर देखा था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुबह का माहौल था, कोहरा भी था थोड़ा बहुत, और ट्रेन के डिब्बे ऐसे पलटे पड़े थे। संदीप जी के पास वापस से चलेंगे। संदीप जी, सुना आपने यहाँ पर, क्या कहेंगे इसे आप? इस तरह की घटनाएं कई बार हमारे सामने इसी तरह से सुबह सुबह आई है कि यहाँ पर ट्रेन हादसा हो गया, जो ट्रेन है वो डीरेल हो गई है, जो इस वक्त भी हुआ है, और उस बीच में इस तरह की लापरवाही आती है। क्या एक सख्त कार्रवाई नहीं हो जानी चाहिए अफसरों के ऊपर, ताकि इस तरह से जान के साथ खिलवाड़ कम से कम नहीं किया जा सके कि आप कानपुर तक ट्रेन को पहुंचा दीजिए, उसके बाद हम देख लेंगे। अब इतने लोगों की मौत की जिम्मेदारी क्या ये अफसर लेंगे? देखिए, कार्रवाई तो होनी चाहिए, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कार्रवाई ही इसके लिए काफी नहीं है जी। पूरा रेलवे का सिस्टम जर्जर हो चुका है। पटरियां पुरानी हैं, जो डिब्बे हैं वो पुराने हैं, इंजन जितना अपडेट होना चाहिए, जो उनका आधुनिकीकरण होना चाहिए वो नहीं है। तो हमें जरूरत सिस्टम को सुधारने की है, ना कि किसी को पनिश करने की। जो दोषी है उसको तो पनिशमेंट सर, हम बुलेट ट्रेन कैसे चलाएंगे फिर अगर इसी तरह की स्थिति रहेगी? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, आप अपने ट्रेन का शौचालय तक साफ नहीं रख पा रहे और आप कह रहे हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे। तो ये तो खुद ही मतलब कहना कुछ है और यहाँ पर करते कुछ है, और नियत और नीति यहीं पर जाकर के एक साफ हो जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अब बात नोटबंदी की करेंगे, क्योंकि आज उसका 13वां दिन है, लेकिन देश से नकदी का संकट खत्म होता नजर नहीं आता है। देश अभी भी कतारों में दिन गुजारने को मजबूर है। लोग परेशान हैं, उनकी दैनिक जरूरतों की मजबूरी उन्हें लंबी लाइनों में परेशानी वाली लाइन लगने पर मजबूर कर रहा है। सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन उसका असर कम से कम अभी तक तो नहीं दिखाई दिया है। अभी भी देश के ज्यादातर एटीएम पैसे का बाढ़ जो रहे हैं और बंद पड़े हुए हैं। बैंकों में लोगों की कतारें रोज इतनी लंबी लग रही हैं कि यहां से भी मायूस होकर के लौटने वालों की तादाद ज्यादा नजर आती है। नोटबंदी के इन सब चीजों के बीच में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज तड़के सुबह पैसे के लिए एटीएम की लाइन में लगे लोगों से मिलने के लिए पहुंचे और दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में वो पहुंचे हैं। सुबह सुबह पहुंच करके राहुल गांधी ने यहां लोगों से बात की है। लोग पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर लाइन में खड़े हुए थे और नोटबंदी का जमकर विरोध कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष इससे पहले भी बैंक और एटीएम में लाइन में लग करके खड़े लोगों के बीच पहुंच चुके हैं। आज नोटबंदी का 13वां दिन है और इससे पहले संसद मार्ग स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पहुंच राहुल ने आम लोगों की कतार में खड़े होकर के 500 और 1000 रुपए के अपने पुराने नोट को बदलवाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी जमकर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ये बात समझ नहीं आएगी कि केंद्र सरकार के इस कदम के कारण लोगों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कितनी बार आए हो बैंक? सारे 1 हफ्ते से कंटिन्यूसली आ रहा हूँ एंड देन अभी तक नंबर नहीं आया। 1 हफ्ते से खड़े हो यहाँ? मतलब नहीं मिला, मतलब 1 हफ्ते से आ रहा हूँ कंटिन्यूसली। संदीप जी के पास चलते हैं। संदीप जी, नोटबंदी का 13वां दिन है, हालात बिगड़े हुए हैं, अभी भी सुधर नहीं पाए हैं पूरी तरह से, व्यवस्थाएं सही नहीं थी, यही वजह खासतौर से रही है। लेकिन राहुल गांधी का हर बार इस तरह से लाइन में पहुंच जाना, क्योंकि 4000 का अगर वो नोट निकलवाते हैं या बदलवाते हैं तो ऐसा लगता नहीं है, और हर कोई इस बात को जानता है कि उनको इतनी जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। क्या लोगों के जख्मों पर वो नमक छिड़कने का काम इस जरिए कर रहे हैं या मरहम लगा रहे हैं? विशुद्ध राजनीति है, चाहे वो राहुल गांधी नोट की लाइन में लगे हों, चाहे मोदी जी की मां लाइन में लगी हों। विशुद्ध राजनीति है, क्योंकि इनसे पहले इस देश की जनता ने इनको नोट की लाइन में लगे हुए कभी नहीं देखा। बिल्कुल। और ये जब हालात थोड़े सामान्य हो जाएंगे तो फिर नहीं देखेंगे।
तो ये पब्लिक जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर पा, उनको समझ में आ रहा है कि राजनीति है, लेकिन क्या है कि जब जो आदमी परेशान होता है, अगर उसको आप थोड़ा सा भी कहीं सांत्वना मिल जाती है या कोई ऐसा कुछ दिख जाता है तो वो थोड़ा सा उसको राहत सी मिलती है कि चलो राहुल गांधी आके लाइन में लगे। लेकिन है तो ये पूरी तरह राजनीतिक मामला, फायदा उठाने की कोशिश है। अब इसका कितना फायदा कितना नुकसान होगा वो तो जब, और खास करके ये यूपी चुनाव को देखते हुए इस तरह के कदम खास तौर से उठाए जा रहे, लग रहा है इनको कि वहां पर उनकी नैया पार लग जाएगी, ऐसा लगता है सर? हाँ, उनको भाई उनकी कहीं ना कहीं सोच तो ये काम कर ही रही है, और मुझे लगता है कि जिस हड़बड़ाहट में फैसला लागू किया गया है उसके पीछे भाजपा की भी यही सोच काम कर रही है कि मुझे उत्तर प्रदेश, ये जो 5 राज्यों में चुनाव हैं इस 2017 के शुरू में, वो उसमें हमें फायदा मिलेगा। वरना ऐसा फैसला इस मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू करने का, जिसमें पूरा देश 95% आज कतार में खड़ा है, पूरी अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, इस देश में बहुत सारे, मेरी तो बात होती है, गांव में नोट अभी तक लोगों ने देखे नहीं हैं, तो ये एक तरह से आर्थिक अराजकता फैल गई है पूरे देश में। अब आप उसको किसी भी तरीके से ढकने की कोशिश कीजिए, वो अलग बात है, लेकिन है तो ये आर्थिक अराजकता, और इससे उबरने में मुझे नहीं लगता है कि सरकार खुद कह रही है कि सरकार ने पहले कहा कि नहीं 5 दिन की बात है, फिर बोला 14 दिन की बात है, फिर बोले 50 दिन की बात है, अब कह रहे हैं कि नहीं 3 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे। मुझे लगता है कि इस हालात को सामान्य होने में, क्योंकि 14 लाख करोड़ रुपया अचानक जो है वो सिस्टम से आपने खींच लिया है। ये ठीक उसी तरीके से है कि मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में 5 लीटर खून है, उससे आप 4 लीटर खून निकाल लीजिए और 1 लीटर खून पे उसको सर्वाइव करना है, तो स्वाभाविक है कि उसकी क्या स्थिति होगी, ये कल्पना आप कर सकते हैं। वही हाल अभी देश की अर्थव्यवस्था की है, और ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ इस तरीके से नोटबंदी विश्व में आज तक कहीं नहीं हुई है। पहले तैयारियां की जाती हैं, नोटबंदी कोई बुरी चीज नहीं है, ठीक है, जाली नोट आ रहे थे और आतंकवाद पे रोक लगेगा, जाली नोट पे रोक, लेकिन वो कितने दिन आप रोक सकेंगे? जो आप नया नोट लेके आए हैं, अंडरवर्ल्ड हमसे 10 गुना ज्यादा फास्ट काम करता है। बिल्कुल, और ऐसी भी जानकारी है कि किसी देश ने अगर ऐसा किया है तो वो 2 भाग में बट गए हैं, वो टूट गए हैं। हाँ, टूट गए। तो ये आप देखिए देश टूटा हुआ है कि नहीं है। बिल्कुल, आज पब्लिक जो है, पहले दिन का आप हाइप देखिए, मोदी जी का जिस दिन इस घोषणा की थी, तो मोदी जी को उस दिन लोगों ने कहा कि भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अभी भी लोग जो लाइन में खड़े हैं वो भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, क्योंकि उनका पूरा परसेप्शन चेंज कर दिया गया। उनको ये लग रहा है कि सारा काला धन बाहर आ जाएगा इस सिस्टम से, और जो है मेरे पास पैसा आ जाएगा, मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी, भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। उनका परसेप्शन इस तरीके से बना दिया गया है। लेकिन जैसे जैसे उनका परसेप्शन जो व्यवहारिक दिक्कतों की वजह से टूट रहा है, वैसे वैसे उनका गुस्सा, उनका रोष बाहर आ रहा है। अब इसका खामियाजा राजनीतिक दलों को कितना भुगतना पड़ेगा, ये तो जब चुनाव होंगे और उसके परिणाम आएंगे तो उस वक्त में पता चल पाएगा। बिल्कुल सर, नोटबंदी का जो ये आज 13वां दिन है, देश लगातार कतार में लगा हुआ है और इस पर सियासी रोटियों को सेके जाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। आज संसद में शीतकालीन सत्र का 4था दिन है। विपक्ष एक बार फिर से नोटबंदी के मुद्दे को उठाएगा और सरकार की घेराबंदी करेगा। विपक्ष की मांग है कि नोटबंदी पर पीएम संसद में सामने आए और जवाब दे। इसके साथ ही विपक्ष से जुड़े कई दल नोटबंदी के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार विपक्ष की मांगों से इत्तेफाक नहीं रखती। सरकार ने साफ कर दिया है कि नोटबंदी का फैसला जनता के हित में है और लिहाजा इसे बदला नहीं जा सकता। इससे पहले भी लोकसभा में दूसरे और तीसरे दिन का काम हंगामे की भेंट चढ़ गया है और विपक्ष के हंगामे की वजह से दोनों ही दिन सदन में हंगामे का माहौल बना रहा और इसकी वजह से सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित भी करनी पड़ी थी। संदीप जी, यहाँ पर 4था दिन है आज, हंगामे के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। नोटबंदी को लेकर के एक चाहते हैं चर्चा हो, सरकार भी चाह रही है चर्चा हो, लेकिन विपक्ष चाह रहा है प्रधानमंत्री आए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? प्रधानमंत्री अगर आए तो विपक्ष भी संतुष्ट हो जाए, लोग भी संतुष्ट हो जाए कि हाँ, संसद में उन्होंने चीजों को क्लियर किया है। पूरे मुद्दे का पूरी तरीके से राजनीतिकरण है जी। संसद जब चलती है तो लाखों रुपए का खर्च होता है जी। हमारा आपका पैसा, यानी आम आदमी के पैसे पे सारी ये पूरी राजनीति हो रही है और देश को मिल कुछ नहीं रहा है। विपक्ष अड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री आए। भाई उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने घोषणा की, इसलिए प्रधानमंत्री को संसद को जवाब देना चाहिए, देश को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनके मन में क्या था, क्या योजनाएं हैं। बीजेपी ये कह रही है कि नहीं साहब, फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देंगे इसका। वो कह रहे हैं हम फाइनेंस मिनिस्टर से जवाब मांग ही नहीं रहे, हम तो प्रधानमंत्री को कह रहे हैं आने के लिए। तो ये देखिए पूरा मामला जो है ये धालमेल करके बिल्कुल एकदम विशुद्ध राजनीति है और इसमें पैसा आम आदमी का बर्बाद हो रहा है। संसद के चलने में निकलना कुछ नहीं है। संसद का सत्र अगर मान लीजिए कि कोई जवाब
इसका कोई, मुझे तो नहीं लगता कोई तर्क संगत जवाब कोई दे सकता है इस बात का कि ये लागू जिस तरीके से किया गया है उसका कोई तर्क संगत जवाब नहीं हो सकता। देश में कोई राजनीतिक दल ही तो बुद्धिमान नहीं है। आप किसी अर्थशास्त्री से बात कर लीजिए, आप किसी जानकार से बात कर लीजिए, वो देखिए आपको क्या बताता है कि ऐसे नोटबंदी से मुद्रा के रूप में हमारे देश में मात्र 10% काला धन है जी। ये सरकार का ही आंकड़ा है। तो 10% काला धन जो है वो पूरा का पूरा तो निकलना नहीं है। इस पूरी जो एक्सरसाइज ये हो रही है जी। 5% निकलेगा। 5% के लिए 95% लोग जो है उनको आपने सड़क पे ला दिया है। अब इसका क्या तर्कसंगत जवाब हो सकता है किसी के पास? अब बताइए। ये तो कोई भी अनुमान लगा सकता है जो जानकार आदमी है। इसीलिए प्रधानमंत्री मुझे लगता है कि नहीं आ रहे, या हो सकता है वो जानबूझ के लिंगर ऑन कर रहे हो कि मामले को हाइप होने देते हैं, थोड़ा स्थिति नॉर्मल हो जाएगी, उसके बाद हम जवाब देंगे। उसके बाद हम जवाब देंगे। संसद ना चले तो और वैसे भी वित्त मंत्री ने ये बात कह भी दी थी कि हर बात पे प्रधानमंत्री का आकर के जवाब देना सही भी नहीं है और क्यों दें वो इसको लेकर के। लेकिन ये ऐसा एक मामला है जिसको लेकर के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, लोगों की भी जो एक संतुष्टि है वो उन्हें मिलती है और विपक्ष जो है लगातार आवाज जो खड़ी कर रहा है वो भी वहां पर कहीं ना कहीं दब सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने तमाम खबरों पर हमसे बातचीत की है, चर्चा की और समझाने की कोशिश की कि इनका क्या मतलब और क्या चीजें इसको समझा जाए। तो इसी को देखते हुए संदीप ठाकुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बात अब करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, जिसका लोकार्पण आज होगा और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उद्घाटन की भव्य तैयारी कर ली है। इसके जरिए अखिलेश यादव अपने पिता और सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन का तोहफा भी देंगे। उद्घाटन समारोह के मौके पर भारतीय वायुसेना के 8 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और सड़क की मजबूती को परखेंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ में 75 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के बांगरमऊ इलाके में आयोजित हो रहा है। इस एक्सप्रेसवे को 22 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया। इसके जरिए आगरा लखनऊ के बीच की करीब 300 किलोमीटर की दूरी महज 3.5 घंटे में पूरी होगी और दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 6 घंटे में पहुंचना संभव होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का आज लोकार्पण होगा और आपको बता दें कि आज मुलायम सिंह यादव को तोहफा देने की ये जो कवायद है वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट है अखिलेश यादव का और वो तोहफे के तौर पर अपने पिता यानी कि सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को इसे देंगे। उद्घाटन समारोह के मौके पर भारतीय वायुसेना के जो 8 लड़ाकू विमान हैं वो एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे और सड़क की मजबूती को परखेंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ से 75 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के बांगरमऊ इलाके में आयोजित किया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे को 22 महीने के रिकॉर्ड समय में तैयार किया गया है। और इसके जरिए आपको बता दें कि आगरा लखनऊ के बीच की जो दूरी है 300 किलोमीटर की, उसे महज 3.5 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 6 घंटे में पहुंचना संभव होगा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव, यूपी सरकार के कई मंत्री और बड़े नेता जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिस पर आज 8 लड़ाकू विमान जो हैं वो उतरेंगे, लैंड करेंगे और जो सड़क है उसकी मजबूती को परखा जाएगा। मुलायम सिंह यादव को एक जन्मदिन का तोहफा देने की बात भी सामने आ रही है कि इसे जन्मदिन के तौर पर, तोहफे के तौर पर अखिलेश यादव अपने पिता को भेंट करेंगे। इसके साथ ही आपको बताया कि तकरीबन 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो महज 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है और दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 6 घंटे में पहुंचना संभव हो पाएगा। ये अब तक का जो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और इस मौके पर सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव तो मौजूद रहेंगे ही, इसके साथ ही यूपी सरकार के जो कई बड़े मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। तो आज अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट जिसका लोकार्पण किया जाएगा और तय वक्त में इसे पूरा किया गया है, ये भी एक बड़ी बात यहां पर निकल करके आ रही है कि और ये जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। इसके साथ ही इसके ऊपर 8 लड़ाकू विमान उतरेंगे जो सड़क की मजबूती है उसको देखेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि मुलायम सिंह यादव को जन्मदिन के तोहफे पर इसे दिया जाएगा। अखिलेश यादव की यही कोशिश रही है, इसलिए एक वक्त तय किया गया था कि इतने वक्त के अंदर अंदर ये एक्सप्रेसवे तैयार हो जाना चाहिए। उद्घाटन समारोह लखनऊ से जो है
75 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले के बांगर मऊ इलाके में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। 22 महीने का वक्त रखा गया था और इतने ही वक्त में इसे तैयार कर लिया गया है। आगरा लखनऊ के बीच जो करीब 300 किलोमीटर की दूरी है उसे महज 3.5 घंटे में ही पूरा किया जा सकेगा। दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 6 घंटे में आप पहुंच पाएंगे। एक अच्छी खबर के तौर पर इसे लिया जा सकता है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का सबसे लंबा है और दूरियों को कम करता है। और वहीं आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इलाहाबाद जाएंगे और इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर जन्मशती समारोह का आयोजन गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में किया गया है। स्वराज भवन में इंदिरा गांधी से जुड़ी यादों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी करेंगे। बता दें कि सोनिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, नंदिता बेग, सुमन दुबे, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सांसद प्रमोद तिवारी भी शिरकत करेंगे। इंदिरा गांधी 1930 तक इस स्वराज भवन में ही रही थी। उनसे जुड़ी यादों और कार्यों को इस प्रदर्शनी के जरिए याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की जन्मशती पर वर्ष भर कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। तो आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा गांधी जो है आज पहुंचेंगी इलाहाबाद और इंदिरा गांधी के 100वीं जयंती के मौके पर जन्मशती समारोह का आयोजन गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में किया जाएगा। स्वराज भवन ये वही जगह है जहां पर इंदिरा गांधी बहुत लंबे वक्त तक रही थी, इसलिए वहां पर उनके कार्यों को, उनकी जो यादें हैं उनको रखा जाएगा सबके सामने और याद किया जाएगा इंदिरा गांधी के उस कार्यकाल को। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी और आपको बताएं कि सोनिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, नंदिता बेग, सुमन दुबे, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सांसद प्रमोद तिवारी इसमें शिरकत करेंगे। इसके साथ ही इंदिरा गांधी 1930 तक इस स्वराज भवन में रही थी, जैसा कि आपको हमने पहले ही बताया। उनसे जुड़ी यादों और कार्यों को इस प्रदर्शनी के जरिए याद किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी की जन्मशती पर वर्ष भर कई तरह के कार्यक्रम होंगे जिसका आयोजन करेगी, यानी कि साल भर यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया जाता रहेगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वहां पर सोनिया गांधी पहुंचेंगी इलाहाबाद, राहुल गांधी पहुंचेंगे और प्रियंका वाड्रा गांधी भी पहुंचेंगी और सोनिया के साथ पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, नंदिता बेग, सुमन दुबे, प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, सांसद प्रमोद तिवारी सभी इलाहाबाद पहुंचेंगे और वहां पर इंदिरा गांधी को याद किया जाएगा। 1930 तक स्वराज भवन में ही इंदिरा गांधी रही थी, इसलिए वहां पर उन्होंने जो जो काम किया था, उनकी जो यादें रही थी, उनकी स्मृति को यहाँ पर रखा जाएगा और उसे याद किया जाएगा। आज जन्मशती है, 100वीं जन्मशती है और ऐसे मौके पर सभी वहां पर मौजूद रहेंगे और वहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। स्वराज भवन में इंदिरा गांधी से जुड़ी यादों की एक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन जो है वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी करेंगी और इसको लेकर के तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज नेता, मंत्री और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी जो है वो सब वहां पर पहुंचेंगे इलाहाबाद में। तैयारी पूरी कर ली गई है और तैयारी को अगर देखा जाए तो यहां पर पूरी तरह से तैयारी की गई है। और वहीं यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी है। परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी यूपी की सत्ता पर एक बार फिर काबिज होना चाहती है। आज बीजेपी की परिवर्तन यात्रा गाजियाबाद पहुंचेगी और यहां साहिबाबाद के लाजपत नगर में बीजेपी बड़ी जनसभा करेगी। इस जनसभा को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा, कलराज मिश्र और स्थानीय सांसद वीके सिंह सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता संबोधित करेंगे। गाजियाबाद से ये परिवर्तन यात्रा नोएडा रुख करेगी और यहां भी यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा का मकसद सूबे की सरकार की खामियों को जनता तक पहुंचाना है। जो प्रभारी हैं माननीय रविंद्र बजाज जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं।
तो गाजियाबाद में आज परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी। आपको बता दें कि परिवर्तन यात्रा अलग अलग जगहों से होते हुए गाजियाबाद आज पहुंचने वाली है। इसके जरिए जो बीजेपी है वो केंद्र सरकार के कामों को जनता के सामने और वहीं जो प्रदेश सरकार है उनकी खामियों को जनता के सामने रखने की कोशिश करेगी। चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। चंदन, गाजियाबाद आज तकरीबन कितने बजे ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी? कौन कौन से दिग्गज नेता जो हैं उसमें शामिल होंगे और क्या यहां पर मुद्दे जो हैं गाजियाबाद की जनता के सामने रखे जाएंगे? जी देखिए किरण, गाजियाबाद में आज परिवर्तन यात्रा जो है वो करीब 10 बजे के आसपास जो है वो परिवर्तन यात्रा गाजियाबाद के अंदर पहुंचेगी, जिसमें मुख्य रूप से जो वरिष्ठ नेता हैं कलराज मिश्रा, विनय कटियार जैसे प्रमुख नेताओं के आने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है। और पूरे गाजियाबाद के अंदर 23 पॉइंट बनाए गए हैं जहां परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके साथ साथ परिवर्तन यात्रा की 2 जगह रैली भी की जा सके, जिनमें वरिष्ठ नेता जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहने की, क्योंकि वह स्थानीय सांसद है जनरल वीके सिंह, उनके आने की पूरी संभावना है और इसी तरह की उम्मीद लगाई जा रही है। परिवर्तन यात्रा के जरिए उत्तर गाजियाबाद से राजनीति को वहां की तलाशने की कोशिश करी जाएगी। हालांकि गाजियाबाद के लिए 2 लोकसभा से बीजेपी की रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव जिस तरीके से हो रहे हैं 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट न मिलना, कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ पे अपने वोट बैंकों को और खोजना पड़ेगा कि वो विधानसभा में किस तरीके से आए। इसीलिए जो यहाँ की मूल चीजें हैं, चाहे हम बात क्राइम की करें या विकास की करें, उन सभी एजेंडों पे जो है परिवर्तन यात्रा के समय पे उठाया जाएगा और लोगों से अपील करेगी बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए कि जी। चंदन, साहिबाबाद के लाजपत नगर में एक बड़ी जनसभा होने वाली है, क्या तैयारी की गई है? जी देखिए, जिस तरीके से बताया कि 2 रैली की जा रही है, जिसमें एक रैली लाजपत नगर के सनी चौक रामलीला मैदान में की जा रही है, जिनमें कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि ये रैली जो है करीब 2 बजे के आसपास रखी गई है, जहां पे वरिष्ठ नेता मौजूद जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी किरण। और नोएडा कब तक रुक कर सकते हैं? जी देखिए किरण, क्योंकि शाम को 6:30 बजे तक गाजियाबाद में परिवर्तन यात्रा रहेगी और उसके बाद लोनी से वापसी के समय पे विजयनगर प्रताप विहार होके ये नोएडा के अंदर छिरासी कट से जो है वो एंट्री करेगी। जी शुक्रिया चंदन, पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए आपके पास हम वापस आते रहेंगे। तो फिलहाल बता दें, गाजियाबाद ये परिवर्तन यात्रा पहुंचेगी और वहां पर साहिबाबाद के लाजपत नगर में एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। कलराज मिश्र और कई दिग्गज नेता जो है इसमें पहुंचेंगे और वो जनता को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार के कामों को यहाँ पर बखान किया जाएगा और अगर कहें तो सपा जो सरकार है, प्रदेश सरकार है, उनकी खामियों को जनता के सामने रखने की एक कवायद की जाएगी और परिवर्तन यात्रा के जरिए परिवर्तन लाने की कोशिश। उसके बाद नोएडा का रुख करेंगे। अब झारखंड की हम बात कर लेते हैं। झारखंड विधानसभा में आज शीतकालीन सत्र का 3रा दिन है। प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा और जिसमें विधायकों द्वारा पूछे गए नीतिगत प्रश्न का जवाब सदन में मुख्यमंत्री देंगे। भोजन अवकाश के बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और मतदान होगा। हालांकि विपक्ष का रुख आज भी सदन में हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विपक्ष सदन को बाधित करने का ऐलान कर चुका है। इसके साथ ही आज सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में भाकपा वालों की तरफ से आदिवासी संगठनों का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रांची से हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जी, आज अगर झारखंड के बड़े खबरों की बात की जाए तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज 3रा दिन है और आज सदन के भीतर प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री प्रश्नकाल होगा, जिसमें मुख्यमंत्री विधायकों के प्रश्न का सीधा जवाब, जो नीतिगत प्रश्न होंगे उसका सीधा जवाब सदन के भीतर देंगे। इसके बाद भोजनावकाश के बाद चालू वित्तीय वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट जो 3010 करोड़ रुपए का पेश किया गया है उस पर चर्चा होगी। इसके लिए पहले 2 घंटे समय निर्धारित थे, लेकिन उसे बढ़ाकर 4 घंटे किए गए हैं। लेकिन इस सब के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी समय निर्धारित किया गया हो, लेकिन विपक्ष का जो रुख सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर है, क्योंकि सरकार 23 तारीख को सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन विधेयक सदन में लाने जा रही है और उसके विरोध में शुरुआती दिनों से ही लगातार विपक्ष आंदोलनरत है। सड़क से लेकर सदन तक ये आंदोलन चल रहा है। तो कह सकते हैं कि आज भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और हो सकता है कि विधानसभा के भीतर
आज भी जमकर हंगामा हो सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में। इसके अलावा अगर बात करें तो सड़क पर भी सीएनटी और एसपीटी एक्ट को लेकर आज कई संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जिसमें प्रमुख रूप से भाकपा माले के द्वारा आज विरोध मार्च निकाला जाएगा। साथ ही साथ कई आदिवासी संगठनों ने भी सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध में विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है। होगा, नजर बनाए रखिएगा। ज्ञान रंजन, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब सीधे हम मुंबई का रुख कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करने और उनकी तारीफ करने के एक सप्ताह बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने नोटबंदी और 98,000 करोड़ लागत वाली बुलेट ट्रेन परियोजना के मुद्दे पर रविवार को एनडीए सरकार पर सीधा निशाना साधा। अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले बीएमसी चुनाव के मद्देनजर घाटकोपर में एक रैली में पवार ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन लोग इसका जवाब बीजेपी के खिलाफ मतदान करके देंगे। और इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिवाकर जुड़ चुके हैं। दिवाकर, क्या जानकारी है? देखिए, जब नोटबंदी का ऐलान मोदी सरकार ने किया था तो सारी विपक्षी पार्टियों ने उसकी आलोचना की थी और जो सरकार है उस पर हमला बोला था। लेकिन शरद पवार की पार्टी से दो तरह के बयान आए थे। एक तरफ शरद पवार ने मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन किया था और देश हित में बताया था, लेकिन दूसरी तरफ उसी पार्टी के एक प्रवक्ता ने उसका विरोध किया था। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के बयान सामने आ रहे थे पार्टी की तरफ से, तो ये माना जा रहा था कि पार्टी में जो अंदरूनी कला है वो बढ़ रही है कहीं ना कहीं, और एक तरह एक दूसरे के विरोध में ये बयान आ रहे हैं। लेकिन जब कल रैली थी तो देखने वाली बात थी कि शरद पवार नोटबंदी को लेकर क्या बोलते हैं, क्योंकि विपक्ष के साथ उसकी जो सरकार में सहयोगी है शिवसेना ने भी नोटबंदी को लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू किया था और ये कहा था कि अगर पवार जो है मोदी सरकार को चलते हैं तो मुझे ममता बनर्जी क्यों नहीं चल सकती। एक तरह से तंज कसा था शिवसेना ने। तो ऐसे में कल की रैली में यह माना जा रहा था कि आखिर शरद पवार बोलते क्या हैं, और कल उन्होंने ये साफ किया कि उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन कल उससे पलट गए और साथ ही साथ मोदी सरकार के नोटबंदी का विरोध करते हुए कहा कि जो जनता है वो उसे परेशान कर रही है। मोदी सरकार जनता के दुखों को नहीं देखा जा रहा है, जनता लगातार सड़कों पे आके परेशान हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी निशाना साधा कि जो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन को लेके जो है मोदी सरकार को अहमदाबाद पहुंचने की बहुत जल्दी है। 98,000 करोड़ जो रुपए बजट रखा गया है उससे जो है दिल्ली, मुंबई, जुड़े रहिए हमारे साथ। और भी खबर पर हम आपसे बातचीत करेंगे। तो नोटबंदी के बाद बैंकों में बड़ी मात्रा में धनराशि जमा कराने वालों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट शिकंजा कसना शुरू कर चुका है। सैकड़ों लोगों को नोटिस भेज करके उनसे इस इनकम के सोर्स की जानकारी मांगी गई है। ये नोटिस सिर्फ 2.5 लाख से ज्यादा की नकदी जमा करने वालों को भेजे गए हैं और इसके साथ ही नोटबंदी के बाद से कई जगहों पर कैश मिलने का सिलसिला भी जारी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 1 करोड़ का कैश बरामद किया है। दरअसल मुंबई क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 11 में एक काले रंग की कार को रोका और इस कार में 4 लोग सवार थे। पुलिस को इन लोगों पर शक हुआ। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो तलाशी के दौरान पुलिस ने एक बैग बरामद किया है जिसमें 1 करोड़ की नकदी रखी हुई थी। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता दिवाकर का पूरी जानकारी के साथ। वो हमसे जुड़ चुके हैं। दिवाकर, नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स का जो छापा है वो लगातार हर जगह पड़ रहा है, जो ब्यौरा है वो मांगा जा रहा है कि ये इनकम आखिरकार आया कैसे, पूरी जानकारी विस्तार से आपसे चाहेंगे। देखिए, नोटबंदी से पहले जो है मोदी सरकार ने एक योजना चलाई थी, संपत्ति को घोषित करे और सरकार आपसे पूछेगी नहीं, जो टैक्स होगा वो बस काट लिया जाएगा और बाकी पैसा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो है लोगों ने इसमें रुचि नहीं दिखाई, ज्यादा लोगों ने अपनी संपत्ति घोषित नहीं की, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक झटका था कि क्योंकि उनकी योजना फेल होती नजर आ रही। और नोटबंदी का फैसला करके सरकार ने उस योजना को कहीं ना कहीं सफल बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी हुई है और लोग जो है जो पैसे रखे हुए थे अपने घरों में या फिर कहीं और अन्य जगहों पर, तो वहां से निकाल के, क्योंकि 500 और 1,000 की नोट की बंदी हो गई, तो उनके लिए अगर या तो बैंक में जमा करें या तो उसको छुपा के रखें, दो ही चीजें। तो बैंक में कहीं ना कहीं लोग जमा कर रहे हैं पैसे, और जिसका 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का इनकम आ रहा है उससे ये नोटिस भेजे गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने उसे ये नोटिस किया है और उनसे साफ साफ ये पूछा है कि आपके ये पैसे कहां से आए, उसका स्रोत क्या है, उसका सोर्स क्या है। तो कहीं ना कहीं इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनको जवाब ही देना होगा। साथ ही साथ पूछे जा रहे हैं कि जो 2.5 लाख रुपए भी हैं वो
कहां से आए। शुक्रिया दिवाकर, पूरी जानकारी के लिए। अपडेट के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट हम वापस आते रहेंगे, क्योंकि आयकर की तरफ से, आयकर विभाग की तरफ से अभी जो है फिलहाल शिकंजा कसने की तैयारी, मांगा गया है जवाब। देखना होगा कि छापे कहां कहां पड़ते हैं और कितने जो नोट है वो बरामद किए जाते हैं। नोटबंदी के बाद जहां आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में आजा नचले डांस एकेडमी के बच्चों ने गीत और डांस के साथ पीएम के फैसले को समर्थन दिया है। बच्चों ने पीएम मोदी के फैसले को सही बताते हुए जनता के सामने अपनी कविता रखी। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी की पहल के समर्थन का ये अनूठा नजारा सामने आया। गाने के बोल पर थिरकते हुए इन बच्चों ने लोगों को संदेश दिया कि नोटबंदी से घबराने की जरूरत नहीं है। आजा नस्ले डांस एकेडमी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बच्चों का जोश बस देखते ही बना। लिखा है इसीलिए कि तुम मत घबराना, इसीलिए लिखा गया क्योंकि 8 तारीख के बाद जब ये नोटबंदी हुई, उसके बाद जनता को बरगलाने की भरपूर कोशिश की गई है कि भाई प्रॉब्लम होगी, ये होगा, लेकिन असली प्रॉब्लम तो उन लोगों को होने वाली है जिन्होंने ये पैसा अपने पास में, रिश्वत का और कालाबाजारी का पैसा अपने पास में रखा हुआ है। झूम झूम कर बच्चों ने गाना गाया और लोगों को आश्वस्त किया कि नोटबंदी अच्छे दिन लेकर आएगा। घबराएं वो जिनके पास काला धन है। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें हर हालत में मोदी जी को सपोर्ट करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हमें कभी घबराना नहीं चाहिए इस बात से। हाँ, हम मोदी जी के साथ हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लाइन में लग रहे हैं या हमारे नोट चेंज नहीं हो रहे हैं, हम मोदी जी के साथ हैं। नोटों के लिए अफरा तफरी और लंबी लाइनों ने अगर मोदी सरकार की नोटबंदी की पहल के प्रति निराश किया, तो बच्चों के जोश और उमंग ने जनता में एक नई सुबह की उम्मीद जगाई है। अनिल सिंह, एपीएन, दिल्ली। और अब एक नजर डाल लेते हैं फास्ट खबरों पर। जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय लोकदल और BS4 के बीच चुनावी गठबंधन का ऐलान आज हो सकता है। आज संभावना है कि तीनों दलों के नेता मीटिंग कर चुनावी गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर मुहर लगा सकते हैं। आगरा में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना का शुभारंभ किया है। साल 2022 तक सभी के लिए आवास के तहत अगले 3 सालों में 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य तय किया गया। आज कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी इलाहाबाद जाएंगे और इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती के मौके पर जन्मशती समारोह का आयोजन गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में किया गया है। आज रात 12 बजे के बाद अगर आप एयरपोर्ट पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो आपको अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। 500 और 1000 रुपए के नोटों पर प्रतिबंध के कारण आम लोगों को हो रही है परेशानी। इसको देखते हुए सरकार ने 21 नवंबर रात 12 बजे तक के लिए देश के सभी हवाई अड्डों पर पार्किंग फ्री करने का निर्देश दिया था। विशाखापट्टनम टेस्ट में भारत जीत से 8 विकेट दूर, 2 विकेट पर 87 रन से आगे खेलना शुरू करेगी इंग्लैंड की टीम। भारत ने दे रखा है जीत के लिए 405 रनों का लक्ष्य। और इसी के साथ वेकअप जिंदगी में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एपीएन पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।